AJ Limited is engaged in the business of trading of chemicals having a net worth of 150 करोड़। तो AJ Limited ये केमिकल्स की ट्रेडिंग का बिजनेस करता है और इसकी जो नेट वर्थ है वो 150 करोड़ की है। खैर आगे क्या पढ़ना, दोनों पैराग्राफ तो बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें हैं, छोड़ो इसको, स्किप मारते हैं, सीधा काम की बात पे आते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन्वॉल्व्स अ लंप सम पेमेंट टू एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड दैट इज इक्वल टू 1% ऑफ द फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। कंसिडर द सैलरी इन ईयर 1 इज ₹10,000 एंड इज अज्यूम टू इंक्रीज एट 7% या कंपाउंडिंग के तरीके से ईच ईयर। कह रहे कि इसने एक टर्मिनेशन का जो बेनिफिट प्लान है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि जो फाइनल सैलरी है उसका हर साल फाइनल सैलरी का 1% जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। और जो अभी जो ईयर 1 है, ईयर 1 की जो सैलरी है वो 10,000 है, ठीक है, और हर साल ये 7% से जो है ये इंक्रीज़ कर जाएगा। कितने से इंक्रीज़ कर जाएगा? 7% से इंक्रीज़ कर जाएगा। एक मिनट, टेकिंग अ डिस्काउंट रेट एट 10% पर ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू शो। और आपको डिस्काउंट रेट यानी इंटरेस्ट रेट कितना लेना है? 10% का लेना है हर साल का। अच्छा देखो, ये जो 7% है ना, ये ग्रोथ बता रही है, सैलरी की ग्रोथ है, ठीक है। ये 7% का इंटरेस्ट रेट नहीं है, सैलरी की ग्रोथ है, कंपाउंडेड ग्रोथ है। और ये 10% है, ये एक्चुअल में डिस्काउंट रेट है, इसे इंटरेस्ट रेट कह सकते हो आप। हमें क्या शो करना है? हमें बेनिफिट एट्रीब्यूटेड शो करना है ईयर टू ईयर बेसिस पे, यानी क्यूमुलेटिव बेसिस पे हमें हर साल का बेनिफिट जो है एट्रीब्यूट है वो शो करना है। और हर साल का हमें क्या शो करना है? ऑब्लिगेशन। हर साल का क्या शो करना है? ऑब्लिगेशन। ये भी क्यूमुलेटिव बेसिस पर हमें शो करना है। फॉर एन एम्प्लॉय हु इज एक्सपेक्टेड टू लीव एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। और ये बेनिफिट उसको कब मिलेगा? जब टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी 5 साल तक बंदा काम करेगा, उसके बाद इसको टर्मिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो उस 5 साल के पीरियड का अपने को क्या निकालना है? ऑब्लिगेशन निकालना है, ठीक है। फॉलोइंग assumptions may be taken to solve this. There are no changes in the actual assumptions. No additional adjustments are needed to reflect the probability that the employee may leave the entity at an earlier or later date. ठीक है, इन दोनों बात तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। तो हमें सबसे पहले क्या दिखाना है? पता करना। देखो, सबसे पहले हमें बेनिफिट एट्रीब्यूट करना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सबसे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि टोटल बेनिफिट है कितना, यानी हम टोटल बेनिफिट यानी टोटल डीबीओ निकालेंगे। तो टोटल डीबीओ का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड लास्ट सैलरी इंटू % ऑफ बेनिफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। और नंबर ऑफ ईयर्स ये कितने साल में छोड़ के जाएगा? 5 साल बाद छोड़ के जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 5। परसेंटेज ऑफ बेनिफिट कितना है? सैलरी का 1%, यहाँ लिखा है ना, सैलरी का 1% फाइनल सैलरी का, तो 1%। लेकिन फाइनल सैलरी है कितनी वो हमें तो यही नहीं पता ना, नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि अभी इसकी सैलरी 10,000 है और हर साल सैलरी 7% से ग्रो करेगी। तो देखो, हर साल सैलरी ग्रो करेगी 7% से। तो अभी 10,000 है, हर साल सैलरी 7% से ग्रो करेगी। तो ये पहले साल की एंड की सैलरी है, दूसरे साल की एंड की सैलरी में 7% से ग्रो कर जाएगी, फिर तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल की एंड की सैलरी इतनी हो जाएगी। देखो 107% से ग्रो कर रही है ना हर साल की सैलरी। तो लास्ट सैलरी कितना हो जाएगी? 13,108। तो हमने इधर क्या लिख दिया? हमने इधर 13,108 लिख दिया। तो टोटल बेनिफिट 655 का हो गया। टोटल बेनिफिट नहीं 500 सालों का। लेकिन हमें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चाहिए, तो हमें एक ईयर का पता करना पड़ेगा। तो हम इसको एवरेज कर देंगे, तो हमें हर साल का बेनिफिट कितना मिल गया? 655 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 131 हर साल का बेनिफिट मिल गया। तो देखो 131 हमें हर साल का बेनिफिट मिल गया। लेकिन हमें बेनिफिट दिखाना क्या था? क्यूमुलेटिव बेसिस पे दिखाना, तो हमने इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे कर दिया। 131 में फिर से 131 प्लस किया तो 262, 262 में फिर 131 प्लस किया तो 393, इस तरीके से 665, 55 आ गया ना। देखो टोटल बेनिफिट के बराबर आ गया क्यूमुलेटिव बेसिस से। अब दूसरा में क्या शो करना है? दूसरा में शो करना है जो ऑब्लिगेशन है उसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे दिखाना। तो देखो ये तो है हमारा जो बेनिफिट जो हम देंगे, लेकिन यही हमारे लिए तो ऑब्लिगेशन हो जाएगा ना। यही देखो, यही बेनिफिट तो हमारे लिए ऑब्लिगेशन होगा। लेकिन ऑब्लिगेशन तब होगा जब हम इसको पीवी कर देंगे। तो यानी इसको पहले हम पीवी कर देंगे। देखो ये बेनिफिट ये रहा हर साल का,
अब इसको पीवी फैक्टर से इंटू कर देंगे। अब देखो ये पीवी फैक्टर किस तरीके से होगा। अब 131 ये ईयर 1 के एंड पे है ना, ईयर 1 के एंड पे बेनिफिट होगा। ईयर 1 के एंड पे बेनिफिट कितना हुआ 131 का। अब और ईयर 5 के एंड पे अपने को जो है वो पे कर देना। अभी पे नहीं करना है, अभी तो सिर्फ ऑब्लिगेशन हुई है, ईयर 5 के एंड पे करना है। तो कितने साल बचे पे करने के लिए, 1 2 3 4 साल बचे। तो 10% का 4 ईयर का आप निकालोगे, 10% पे 4 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो 0.6683। तो कितना आएगा कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट 89 की आ जाएगी। फिर अब दूसरे साल के एंड पे जाओ, दूसरे साल के एंड पे आपको फिर से इतना पे करना है। दूसरे साल के एंड पे आपको पता चला कि आपको इतना पे करना है 5 साल के एंड में। दूसरे साल के एंड में पता चलता है कि 5 साल के एंड में आपको 131 पे करना है। तो अभी तो पे नहीं करना ना, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो कितने साल हुए, 1 साल 2 साल 3 साल। तो 10% से 3 साल का निकालो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.751। यानी देखोगे तो इधर घटते हुए जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का और 0 का कितना आता है 1। तो इस तरीके से इंटू कर देंगे बेनिफिट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो करंट सर्विस कॉस्ट हो जाएगी। अब ये करंट सर्विस कॉस्ट हमारी आ गई, ठीक है। अब करंट सर्विस कॉस्ट को क्यूमुलेटिव बेसिस पर दिखाना, लेकिन अब हमने इसको पीवी किया है, तो जब हम इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे दिखाएंगे, यानी जैसे जैसे 5वें साल का एंड होगा वैसे वैसे क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ती जाएगी कि नहीं जाएगी, इंटरेस्ट अनवाइंड होता जाएगा, है ना। अभी हमने क्या किया, इसमें से इंटरेस्ट हटा दिया। अब हम जैसे जैसे 5वें साल के एंड में जाएंगे वैसे वैसे इसमें इंटरेस्ट जोड़ते हो जाएंगे। तो पहले साल के लास्ट में बेनिफिट यानी CSC कितना था 89 का, ठीक है। अब दूसरे साल का ये हो जाएगा ओपनिंग, उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट जोड़ दो, और दूसरे साल के एंड में जो 98 का जो CSC आया वो भी जोड़ दो। तो ऑब्लिगेशन कितनी आ गई, क्लोजिंग ऑब्लिगेशन दूसरे साल के एंड की 196। अभी 196 तीसरे साल की ओपनिंग ऑब्लिगेशन आ गई। इस ओपनिंग ऑब्लिगेशन में क्या कर जोड़ दो, इंटरेस्ट जोड़ दो, ठीक है। और फिर तीसरे साल की जो CSC है वो भी जोड़ दो, तीसरे साल के एंड पे जो CSC होगी। देखो ये जो CSC है ना ये एंड पे है, इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, बट सिर्फ ओपनिंग जो CSC है, ओपनिंग जो ऑब्लिगेशन है सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसके ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी मिला है क्योंकि लास्ट में था। फिर ये अगले साल में, चूंकि ये अगले साल में ओपनिंग बन गया, तब इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 9 का मिला। फिर 98 पे नहीं मिला क्योंकि 98 दूसरे साल के जो एंड थी उसकी ऑब्लिगेशन, दूसरे साल के एंड पे जो ऑब्लिगेशन ये उठ रही है, तो कोई पूरे साल का बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, इसको पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। तो ये पूरा, फिर ये दूसरे साल का तो 196, फिर 196 ओपनिंग बन गया, फिर 196 में आप तीसरे साल का इंटरेस्ट जोड़ो, तीसरे साल के एंड पे जो CSC आ रहा है वो जोड़ दो, तो आपका क्लोजिंग ऑब्लिगेशन। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव करते जाओगे तो हर साल पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो कितनी। जैसे तीसरे साल में आपकी ऑब्लिगेशन 324 रुपये की बन रही है, चौथे साल में 475 की बन रही है, 5वें साल में 653 की बन रही है, यानी वही देखो 655 की। यानी इंटरेस्ट कॉस्ट को अनवाइंड होते आपका जो एक्चुअल में जो आपका जितना पेमेंट करना है आपको उतना आपका आ गया ना अमाउंट। और जो भी 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये तो अपने को जो अपने डेसिमल फैक्टर को जो राउंड ऑफ किया है प्रेजेंट वैल्यू करते समय और वापस से इंटरेस्ट जोड़ते समय, तो वो तो उस कारण से डिफरेंस आ रहा है। बाकी देखो ये जो बेनिफिट जो एक्रू हो रहा है ना, ये 1 ईयर के एंड पे 131 का बेनिफिट कब एक्रू हो रहा है, ये हर साल के एंड पे, ईच ईयर एंड है, ये एंड हर साल के एंड पे हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 4 साल का होगा, नहीं तो वैसे आप गिनोगे तो 5 साल है, लेकिन हर साल के एंड पे हो रहा है, तो अपने को सिर्फ 4 साल बच रहे हैं 5वें साल के ख़त्म होने में। समझ में आई बात।